एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब इस पेपर का एजुकेशन सब्जेक्ट का हमने पहला यूनिट एजुकेशनल स्टडीज स्टार्ट किया हुआ है। और अभी आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, जिसमें आपके 3 टाइप के सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। कौन कौन से? फैमिली, स्कूल और सोसाइटी। तीनों को ही बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उससे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन को भी हम समझेंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हम कवर कर चुके हैं इस पहले यूनिट में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, यानी कि फिलॉसफी वाला जितना भी पार्ट है वो मैं आप लोगों को कंप्लीटली करवा चुकी हूँ। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ये कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वाले टॉपिक में जो थर्ड वाला है, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें सिंबॉलिक, इंट्रैक्शन, स्ट्रक्चरल, फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तीनों ही टॉपिक, यानी कि 3 थ्योरी हैं, 3 अप्रोचेस दिए गए हैं सोशियोलॉजी के। तीनों को एक ही वीडियो में डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, जिसमें फैमिली, स्कूल और सोसाइटी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैं और क्या करवा चुकी हूँ आप लोगों को, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, जिसमें आपके 9 थिंकर्स दिए गए हैं। 9 की 9 1 बाय 1 डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके 2-3 टॉपिक बचेंगे। एक सोशल मूवमेंट वाला टॉपिक रहेगा, और सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, और एक लास्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आपका सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी की बात की गई है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ 4 ही टॉपिक आपके बचे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लोग, यानी कि लोगों का समूह मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेप्टेड वे होता है जिसके द्वारा सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये नेचुरली इमर्ज होते हैं, किसके थ्रू? सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू इमर्ज होते हैं, ताकि सोसाइटी को स्मूथली रन किया जा सके। ठीक है, इसके थ्रू जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके थ्रू सोसाइटी को स्मूथली रन किया जा सकता है, उसको स्मूथली रन करने में हेल्प मिलती है। अब इनके द्वारा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा बहुत सी सोशल, जो बेसिक सोशल नीड्स हैं, भी समाज की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे समाज में स्टेबिलिटी बनी रहे, लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे, अथॉरिटी ऑर्गेनाइज रहे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस प्रॉपर तरीके से काम करते रहे, तो इन सब के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत जरूरी है। नॉर्म्स और लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग टाइप के सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिलीजन हो गया, इकोनॉमी हो गया, अलग अलग टाइप के, इनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, they form an essential part of the social order and regulate the behavior, expectations and interactions of individuals, यानी कि इनके अपने ये जो है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, ये सामाजिक व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने में हेल्प करते हैं, और हमारा जो बिहेवियर है, एक्सपेक्टेशंस है, हम किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का अहम रोल है, क्योंकि बिना सोशल इंस्टीट्यूशंस के ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, यानी कि सोसाइटी का कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ठीक है, अब सोसाइटी में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिलीजन हो गया, अलग अलग टाइप के बहुत सारे, मीडिया हो गया, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से इनका जो भी स्पेसिफिक रूल होता है, हर एक का अपना स्पेसिफिक रूल होता है। स्कूल की बात करें तो एजुकेशन डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, रिलीजन का अलग है, मोरल वैल्यूज हम वहां से सीखते हैं, गवर्नमेंट लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन रखती है, इकोनॉमी हमें सर्वाइव किस तरह से करना है, रिसोर्सेज, इन सारी चीजों पर फोकस करती है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग मतलब अलग अलग स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, और ये हमारी ह्यूमन लाइफ, हमारी सोशल ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ये जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग टाइप के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट। अ सिंगल इंस्टीट्यूशन में इवन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस साइमल्टेनियसली और मे इवॉल्व टू सर्व न्यू फंक्शन
फंक्शंस ओवर टाइम, यानी कि जो एक सिंगल संस्थान है, एक सिंगल संस्था बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है। जो बहुत न्यू फंक्शंस हैं उनके मतलब उनके कार्य में क्या परिवर्तन आना है, किस तरह से वो इवोल्व होते हैं टाइम के साथ साथ, जो भी चेंजेज होते हैं उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि एक संस्था एक ही समय में कई प्रकार के कार्य कर सकती है या समय के साथ साथ अपने कार्यों में परिवर्तन भी ला सकती है। ठीक है, तो सामाजिक संस्थाओं का अर्थ क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हिंदी वाली स्लाइड भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स है, यानी कि जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स है, जो कि हमारी जो कोर सोसाइटल वैल्यूज है उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, रूल्स, लॉज, नॉर्म्स, वैल्यूज, जिसके द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज को एक सेरेमनी नहीं होती, सिर्फ एक सेरेमनी नहीं होती, उसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेरेमनी है। इसमें क्या होता है, मैरिज में क्या होता है भाई, नॉर्म्स भी होते हैं, लॉयल्टी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्यूचुअल सपोर्ट होता है। ठीक है, तो जो नॉर्म्स हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रूल्स और एक्सपेक्टेशंस में लाए करते हैं, ना कि हम एक बिल्डिंग के रूप में हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, कई बार हम जैसे ही हमने नाम सुना सोशल इंस्टीट्यूशंस का, तो हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, बिल्डिंग्स, जैसे कि भाई कोई चर्च है, जेल है, हॉस्पिटल है, इनको हम इंस्टीट्यूशंस बोल देते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये नहीं है, वो क्या होते हैं, सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स होते हैं। ठीक है, जो कि कोर सोसाइटल वैल्यूज है उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सोसाइटी की जो नीड्स हैं वहां से ये अराइज होते हैं। जैसे अगर हम केयर की नीड की बात करें, तो कौन से इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे, फैमिली की। नीड फॉर नॉलेज, स्कूल की हम बात करेंगे। नीड फॉर ऑर्डर, लॉज की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की बात करेंगे। नीड फॉर वैल्यूज, वैल्यूज की नीड की अगर बात करें तो हम रिलीजन की बात करेंगे। तो ये सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस किसके थ्रू, सोसाइटी के जो नीड्स हैं उसके थ्रू अराइज होते हैं। अब सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हर एक सोसाइटी की अपनी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, तो वहां पर उस सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनके सर्वाइवल और सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की, इस तरह के नॉर्म्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, टू फुलफिल दीज नीड्स, जो भी सोसाइटी की नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने में ये इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं, ताकि सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से स्मूथली रन किया जा सके। दस एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ बिल्डिंग, नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ना ही कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई ग्रुप है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, रूल्स और वैल्यूज हैं, जिसके द्वारा सोसाइटल वैल्यूज को, सोसाइटल वैल्यूज को प्रिजर्व किया जा सकता है, सोसाइटी को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, कॉन्क्रीट नहीं है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स और अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर्स ऑफ फोकवेज एंड मोस्ट सेंटर्ड अराउंड अ मेजर ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है, वास्तव में मानदंडों की एक संगठित प्रणाली है जो लोकाचार और मर्यादाओं के समूह के रूप में किसी प्रमुख मानवीय गतिविधि पर केंद्रित होती है। सिस्टम ऑफ नॉर्म्स हैं, रूल्स, वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज और नॉर्म्स हैं। अब या हम इसको क्लस्टर ऑफ फोकवेज और मोर्स भी बोल सकते हैं। फोकवेज का मतलब क्या होता है, जो एवरीडे कस्टम्स है, कि भी आप टीचर्स को ग्रीट कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं। और मोर्स का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज होती हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ओबीडियंस हो गया, रूल्स को फॉलो करना हो गया। ठीक है, तो इनके समूह के रूप में भी हम कह सकते हैं कि इनको फॉलो करना है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में नॉर्म्स, लॉज और वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब देखिए हमने इंस्टीट्यूशन की बात की, इससे मिलता जुलता एक और शब्द होता है एसोसिएशन। इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस होते हैं जिसके द्वारा लोग अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस के मेंबर नहीं होते, मतलब इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स नहीं होते, फॉलोवर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह नहीं है, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है, प्रैक्टिसेस है, आइडियाज और रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें मॉस्क की, चर्च की, टेंपल की, ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, मीनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्सेप्ट द बिलीफ्स एंड परफॉर्म द प्रैक्टिसेस ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, जैसे रिलीजन में बहुत तरह के रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदू लोग हैं वो टेंपल में जाते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। ठीक है, तो ये लोगों का एक एसोसिएशन है, जैसे मॉस्क हो गया, चर्च हो गया, टेंपल हो गया, ये क्या है, ये एसोसिएशन है, यानी कि उस चीज को लोग मतलब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन की, मतलब उस चीज में बिलीव करते हैं और उसको मानते हैं, तो वो लोगों का एक समूह है। लेकिन जो रिलीजन है वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है। तो की डिफरेंसेस की अगर हम बात
करें तो इंस्टीट्यूशन क्या है, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड बिहेवियर, और एसोसिएशन लोगों का एक समूह है जो कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर में इंगेज रहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और स्टेबल है, एसोसिएशन कॉन्क्रीट और टेम्परेरी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन परमानेंट ट्रेडिशनल है, और ये एसोसिएशन लोगों के द्वारा फॉर्म किया जाता है, अभी लोग मिलकर अपना एक समूह बनाते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन सोशल नॉर्म्स के द्वारा गाइड होते हैं, और ये गाइडेड बाय लॉज और रूल्स, अपने खुद के रूल्स बनाते हैं उस पर्टिकुलर, मतलब जो भी एसोसिएशन उसके क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, ठीक है। ये इसका ब्रॉड एस्पेक्ट होता है, मतलब ब्रॉड पर्पस होता है, जैसे एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस है। एसोसिएशन में अगर हम बात करें जैसे स्पोर्ट क्लब हो गया, कोई चैरिटी हो गया, तो ये इनका स्पेसिफिक पर्पज होता है, ठीक है। इनका इंस्टीट्यूशंस का ब्रॉड पर्पज होता है, एसोसिएशन का स्पेसिफिक पर्पज होता है। आई होप कि दोनों का अंतर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एज इट इज स्लाइड हिंदी में भी है कि भाई संस्था और संगठन में क्या अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, डेफिनेशंस की बात करेंगे कि भाई सोशल इंस्टीट्यूशंस की कुछ एक डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड कर दी हैं। अकॉर्डिंग टू हॉर्टन, वो क्या कहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हैं जो कि कॉमन वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं, जिसके द्वारा लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सकता है। हॉर्टन क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक संबंधों की जो सोशल रिलेशनशिप्स है, उनकी एक सिस्टम है, वो उनकी एक संगठित प्रणाली है जो आम मूल्यों पर आधारित होती है, कॉमन वैल्यूज पर आधारित होती है और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरी है लैंडिस, वो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्मल कल्चरल स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड टू मीट सोशल नीड्स, यानी कि ये क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सांस्कृतिक कल्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, सांस्कृतिक संरचना है जो सामाजिक आवश्यकताओं के लिए बनाई गई है, कि भाई सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाई गई है। तो हॉर्टन जो है सोशल रिलेशनशिप्स और कॉमन वैल्यूज पर इंफसाइज करते हैं, और जो लैंडिस है वो क्या कहते हैं, कल्चरल स्ट्रक्चर और सोशल नीड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि जो सामाजिक संबंधों की एक संगठित प्रणाली है जो कि कॉमन वैल्यूज पर बेस्ड होती है, ताकि जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। इसके बाद बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स की, भाई जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो क्या क्या हो सकती हैं। दे हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड मल्टीपल फंक्शंस, यानी कि ये जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक या दो फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल क्या करता है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है, बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, बहुत सारे डिसिप्लिन ऑलराउंड डेवलपमेंट वहां पर बच्चों का होता है। तो स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, मतलब इनके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं। वर्क थ्रू कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड फिक्स प्रोसीजर्स, यानी कि ये किसके थ्रू काम करते हैं, जो भी कस्टम ट्रेडिशन फिक्स प्रोसीजर है उसके तहत ही काम करते हैं। जैसे स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल का अपना पूरा का पूरा फिक्स शेड्यूल होता है, पूरा का पूरा टाइम टेबल हो गया, एग्जाम कब होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब हर चीज फिक्स होती है, ठीक है। तो जो भी फिक्स प्रोसीजर होता है उसके तहत ही काम करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज पर बेस्ड होते हैं, कि भाई जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें पेरेंट्स का, टीचर का, स्टूडेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, मतलब हर एक का अपना रोल होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज पर बेस्ड होते हैं। इंटरडिपेंडेंट, नो इंस्टीट्यूशंस वर्क अलोन, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, गवर्नमेंट हो गया, मतलब सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली अगर हो तो फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर स्कूल या गवर्नमेंट नहीं हो तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी रोल है, स्कूल का भी, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है फॉर्म्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स अराउंड ह्यूमन नीड्स, यानी कि मानव आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार के पैटर्न बनाते हैं, कि भाई ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस रेगुलर और रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न्स को डेवलप करते हैं ताकि बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। जैसे फैमिली की अगर हम बात करें तो हमारी केयर और प्रोटेक्शन फैमिली के थ्रू होती है, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। एजुकेशन के द्वारा बच्चे सीखते हैं, तो ये क्या करते हैं, पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है कनेक्टेड थ्रू रोल्स एंड स्टेटस, यानी कि ये क्या करता है, सदस्य की भूमिका और स्थिति से जुड़ी होती है, कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो रोल्स और स्टेटस को असाइन करता है। जैसे अगर स्कूल की हम बात करें, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, तो टीचर का, स्टूडेंट का, प्रिंसिपल का, इनके अपने अपने रोल होते हैं और इनका अपना अपना स्टेटस होता है, कि भाई टीचर क्या करती है, टीचिंग करती है, स्टूडेंट सीखता है, ठीक है। प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड होती है, कि भाई पूरे स्कूल को किस तरह से संचालित करना है, तो इनके अपने रोल्स और अपना स्टेटस होता है। इसके बाद बात करेंगे फंक्शंस की, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन क्या होंगे, तो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, भाई क्या सोशल इंस्टीट्यूशन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो ये हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज होती है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल का अपना पूरा का पूरा फिक्स प्रोसीजर होता है, टाइम टेबल, एग्जाम डेट्स, मतलब सब कुछ फिक्स रहता है। तो ये हमारी डेली एक्टिविटीज, बच्चों को पता रहता है कि
कि कब किस टाइम पर क्या होना है और हमें क्या करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं डेली एक्टिविटीज को, कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं सोसाइटी को। जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो रूल्स नियम्स जो भी गवर्नमेंट बनाती है उसके द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है असाइन रोल्स एंड डिफाइन स्टेटस, मतलब हर एक व्यक्ति का क्या रोल रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा, उसको मतलब डिफाइन भी करते हैं, असाइन भी करते हैं। जैसे अगर हम फैमिली की बात करें तो पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा, तो सारी चीजों का हमें पता चलता है। ऑर्डर और हार्मोनी को मेंटेन करते हैं, फ्रीडम और मोटिवेशन को प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट यूनिटी एंड फुलफिल बेसिक नीड्स, यानी कि हमारी सोसाइटी की जो भी बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल और यूनिटी को, एकता को क्रिएट करते हैं, एकता पैदा करते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में हेल्प करते हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की। तो देखिए हर सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 3 दिए गए हैं, फैमिली, स्कूल और सोसाइटी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है तो अभी रिसेंटली आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस की एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें और भी बहुत तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात मैंने की है, ठीक है। जैसे नेबरहुड हो गया, रिलीजन हो गया, मीडिया हो गया, और भी वहां पर मैंने इंक्लूड किया है। तो वो भी वीडियो आप देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हर सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है मैं बता ही चुकी हूं कि ये फिजिकल प्लेसेस नहीं है, बिल्डिंग्स की हम बात नहीं करें। क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स है। किसके स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स है, यानी कि इनमें रिलेशनशिप, ऑब्लिगेशन, नॉर्म्स, लॉज, फंक्शंस की बात की गई है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स है, किसके, रिलेशनशिप और नॉर्म्स के। अब हर एक सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके अपने आइडियाज होते हैं कि भाई क्या चीज सही है, क्या गलत है, वैल्यूज क्या है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, रोल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। भाई अलग अलग टाइप के रोल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग सही और गलत, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हो सकती है। कोई किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज सही है, दूसरे के लिए गलत हो सकती है, ठीक है। तो राइट और रॉन्ग के जो आइडियाज हैं उनके अपने हो सकते हैं, वैल्यूज, रोल्स और रिलेशनशिप, तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उसके बावजूद भी सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्म्स बनाए गए हैं जिनके द्वारा सोसाइटी प्रॉपर तरीके से स्मूथली रन कर सके। तो देखिए बहुत तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन 3 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, स्कूल और सोसाइटी आर फाउंडेशनल। ये तो 3 तो मस्ट है और आपके सिलेबस में तीनों दिए गए हैं। इसके अलावा नेबरहुड हो गया, रिलीजन हो गया, मीडिया हो गया, और भी बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताइए। एक और वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को मेरे चैनल पर सोशल इंस्टीट्यूशंस की, वो भी आप देख लीजिएगा। तो 3 दिए गए हैं, तीनों को ही 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। मतलब फैमिली सामाजिक संस्थान के रूप में परिवार का क्या रोल है और उसके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, उन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सामाजिक संस्था के रूप में परिवार का क्या रोल है। तो फैमिली की अगर हम बात करें तो बहुत ही ओल्डेस्ट और मोस्ट फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सबसे पुराना है, ठीक है। फैमिली ओल्डेस्ट और मोस्ट फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है। जब ये जो मॉडर्न फॉर्म है ह्यूमन स्पीसीज की, कि भाई आज की डेट में हम फैमिली की बात करते हैं, उससे बहुत पहले भी एंशिएंट टाइम में भी लोग अपने बच्चों को सर्वाइव किस तरह से करना है, सर्वाइवल की स्किल सिखाते थे, ठीक है। तो बेसिक सोशल यूनिट है जो कि एवरी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो कुछ सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि इवन दो फैमिली फॉर्म्स में चेंज, भाई फैमिली की जो भी फॉर्म्स हैं कि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, इकट्ठे लोग रहते थे, बहुत सारे मतलब लोग इकट्ठे मिलकर एक ही परिवार में रहते थे। उसके बाद ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग कन्वर्ट हो गए, सिंगल फैमिलीज होती हैं। लेकिन जो फैमिली की फॉर्म्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन फैमिली के जो फंक्शन है वो तो एसेंशियल है, वो तो चाहे ज्वाइंट फैमिली हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, ठीक है। तो फैमिली की फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं लेकिन फैमिली के फंक्शंस तो वही रहेंगे, ठीक है। कि भाई चाहे ज्वाइंट फैमिली हो वहां पर भी बच्चों की केयर करना, बड़ों की देखभाल करना, वो सारी चीजें होती थी। जो न्यूक्लियर फैमिली है वहां पर भी इसी तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक फ्यूचरिस्ट हैं एल्विन टॉफलर, वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक फ्यूचर शॉक में क्या सजेस्ट किया है कि जिस तरह से रैपिडली सोशल चेंज हो रहा है, कि बहुत मतलब बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में, सोशल इंस्टीट्यूशंस चेंज हो रहे हैं। स्पेशली उन्होंने मैरिज की बात की कि जैसे मैरिज की अगर हम बात करें बहुत वीकन पड़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि शायद हम आखिरी विवाहित पीढ़ी है, इसके बाद जो फॉर्म है वो हो सकता है चेंज हो जाए, उनका ये मानना है।
ठीक है। तो फैमिली सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी चीजें रहेंगी। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन। यानी कि देखिए जो फैमिली है वो किस तरह से बनती है कि एक तो ब्लड रिलेशनशिप हो गए, एक मैरिज के बाद वाली जो फैमिली बनती है, एक अडॉप्शन की हम बात करते हैं। ब्लड रिलेशनशिप में मतलब पेरेंट्स, बच्चे, सिबलिंग्स आ जाएंगे, ठीक है, मदर फादर और उनके जो बच्चे होंगे। मैरिज के बाद जो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो वाले रिलेशनशिप जो बन जाते हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं। अडॉप्शन में कोई लीगली बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो वाली भी एक फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो इसमें इकट्ठे मिलकर लोग रहते हैं, तीन तरह से होती है। ब्लड रिलेशनशिप, मैरिज के बाद एक फैमिली बनती है, एक अडॉप्शन यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है। मेंबर्स लिव टुगेदर फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, यानी कि एक लंबे समय तक लोग इकट्ठा मिलकर काम करते हैं। अडल्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रंस, यानी कि जो अडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको वो पूरा करते हैं। बच्चों के प्रति या बड़े बुजुर्ग जो भी घर में उनके प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके की जो भी काम होते हैं उनको पूरा करते हैं। द फैमिली फॉर्म्स एन इकोनॉमिक यूनिट फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड सर्विसेज, यानी कि जो फैमिली होती है वो सिर्फ केयर और सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करती, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती, इकोनॉमिक सपोर्ट भी अपने परिवार वाले लोगों को प्रोवाइड करती है। तो फैमिली एक इकोनॉमिक यूनिट के रूप में काम करती है, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि अर्न करते हैं, जो भी इनकम होती है उसको शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, और जो भी नीड्स होती है उनको फुलफिल किया जाता है। तो जो फैमिली होती है इकोनॉमिक यूनिट के रूप में भी काम करती है। इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट ग्रुप विद स्ट्रक्चर्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई ये एक परमानेंट, एक टेम्परेरी ग्रुप नहीं होता है, एक परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट ग्रुप होता है जिसमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड रोल होता है। पेरेंट्स का क्या रोल है, बच्चों की केयर करना है, बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं किस तरह सीखना है, ओबे करना है, जो भी वैल्यूज है वो सारी चीजें बच्चे घर परिवार से ही सीखते हैं, ठीक है। तो एक परमानेंट ग्रुप होता है जिसमें हर एक मेंबर का, चाहे वो पेरेंट्स हों, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, उनके अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इंडिविजुअल्स हैव टू फैमिलीज, दो तरह की फैमिलीज होती है इंडिविजुअल्स की। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि द फैमिली इनटू विच वन इज बोर्न, यानी कि एक वो फैमिली होती है जहां पर एक व्यक्ति जन्म लेता है, एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जिसमें उसके माता पिता, सिबलिंग्स वगैरह रहते हैं। दूसरी प्रोक्रिएशन, यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू जो फैमिली होती है कि भाई हस्बैंड वाइफ, ठीक है, उनके जो भी बच्चे होंगे, तो शादी के बाद जो फैमिली क्रिएट की जाती है उसको क्या कहा गया है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो दो तरह की फैमिली होती है किसी भी इंडिविजुअल की, एक जिसमें वो जन्म लेता है, एक उसकी शादी के बाद वाली जो फैमिली बनती है। तो ये कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली की। इसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे कि भाई फैमिली, परिवार के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। द फैमिली परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शंस नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी। तो क्या क्या कार्य हो सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि यौन व्यवहार का नियमन करती है। नो सोसाइटी अलाउज रैंडम सेक्सुअल रिलेशंस। मैरिज स्पेसिफाइज हु मे मेट विद हुम एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। भाई कोई भी समाज अनियमित यौन संबंधों की अनुमति नहीं देता है कि भाई रैंडम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स किसी भी सोसाइटी में अलाउ नहीं होते, नहीं तो बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है। तो विवाह, मैरिज स्पेसिफाई क्या, विवाह ही यह तय करता है कि कौन किससे किस परिस्थिति में संबंध बना सकता है, ठीक है। यह समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में हेल्प करता है। पहला क्या है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर्स, जिसमें रिप्रोडक्शन की बात की गई है कि कोई भी सोसाइटी में अगर मेंबर्स रिप्लेस नहीं होंगे, तो यानी कि नई पीढ़ी का जन्म नहीं होगा, तो कोई भी समाज नहीं टिक पाएगा, ठीक है। मेंबर्स रिप्लेस होते रहेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तभी सोसाइटी सर्वाइव कर पाती है। फैमिली प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम फॉर रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड केयरिंग, यानी कि परिवार ही प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण के लिए एक संगठित व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात की गई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात की गई है। इसके बाद है सोशलाइजेशन। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली क्या है, सोशलाइजेशन का कई बार पूछा जाता है प्राइमरी एजेंट क्या है, तो फैमिली है, ठीक है। इट टीचेस, क्योंकि परिवार के थ्रू ही बच्चा सबसे पहले परिवार में आता है, वहां से लैंग्वेज, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये सारी चीजें बच्चा अपने परिवार के थ्रू सीखता है। ऑल्दो स्कूल एंड मीडिया नाउ शेयर दिस रोल, भाई स्कूल और मीडिया का भी अहम रोल है, लेकिन वो चीजें बाद में आती हैं, उनका रोल बाद में आता है। सबसे पहले क्या है, फैमिली का अहम रोल है, ठीक है। तो जो फैमिली है वो फर्स्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशलाइजिंग फोर्स है, ठीक है। फैमिली का अहम रोल है बच्चे को सोशलाइज करने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल प्लेसमेंट, यानी कि कोई भी फैमिली, जिस फैमिली में बच्चा जन्म लेता है वहां से उसको सोशल स्टेटस मिलता है कि भाई वो किस क्लास का है, कौन सी कास्ट का है, किस रिलीजन से संबंध, किस रिलीजन से ताल्लुक रखता है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड बिकम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ वंस इनिशियल सोशल पोजीशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति की इनिशियल सोशल पोजीशन को बताने में उसकी फैमिली का अहम रोल है, ठीक है।
केयर एंड प्रोडक्शन यानी कि फैमिली क्या प्रोवाइड करती है बच्चों को, फिजिकल इमोशनल सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अडल्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड मटेरियल एंड इमोशनल सपोर्ट टू ईच चाइल्ड, यानी कि केयर और प्रोटेक्शन फैमिली ही प्रोवाइड करती है बच्चों की, चाहे फिजिकल केयर हो, इमोशनल सपोर्ट हो, लव अफेक्शन हो गया, बच्चों की को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, जो भी डिपेंडेंट और एल्डरली मेंबर्स है उनको किस तरह से केयर और प्रोटेक्शन उनका होना चाहिए, तो ये फैमिली ही प्रोवाइड करती है। तो ये अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स और फैमिली के फंक्शंस को समझा। इसके बाद हम बात करेंगे स्कूल की, जो दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो स्कूल हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। भाई फैमिली के बाद अगर किसी का अहम रोल है तो वो स्कूल का है, यानी कि वहां सोशलाइजेशन एजेंसीज की अगर हम बात करें तो स्कूल, फैमिली के बाद किसका नाम आता है, स्कूल का, ठीक है। मोस्ट पावरफुल एजेंसी है सोशलाइजेशन की, बच्चे का सोशलाइजेशन फैमिली के बाद किसमें होता है, स्कूल में। अब स्कूल क्या है, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है, एक सेटअप तैयार किया जाता है ताकि बच्चे का सोशलाइजेशन और कल्चर को ट्रांसमिट किया जा सके। यानी कि इसका जो मेन पर्पज क्या होता है, बच्चों को एजुकेट करना, कल्चर को ट्रांसमिट करना और बच्चे का सोशलाइजेशन करना, ठीक है। फॉर मोस्ट चिल्ड्रन द स्कूल इज द फर्स्ट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन दे ज्वाइन, यानी कि पहले क्या होता है कि भाई बच्चा अपनी फैमिली में रह रहा था, फैमिली के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, तो वो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को फेस करता है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़े संस्थान को देखता है जहां पर बहुत सारे बच्चे मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी भी कहा जाता है, यानी कि जैसे जो सोसाइटी होती है उसकी अपनी सेड वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स, रोल्स होते हैं, उसी तरह से मतलब स्कूल को भी एक मिनिएचर सोसाइटी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहां से वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स, रोल्स को वो सीखते हैं, ठीक है। द स्कूल प्रोवाइड टू मेजर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। अब स्कूल दो मेजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है सोशलाइजेशन का, एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा है इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यानी कि क्लासरूम इन्वायरमेंट, जहां पर बच्चे का सोशलाइजेशन किसके थ्रू होता है, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, रोल्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है वहां पर, ठीक है। एक इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, भाई एक दूसरे बच्चों के संपर्क में वो आता है, अपने दोस्त बनाता है, ठीक है। टीचर के साथ किस तरह के संबंध है, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, स्कूल का कल्चर किस तरह का है, इन्वायरमेंट किस तरह का है, तो वो इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है दो तरह से होता है, स्कूल में दो तरह का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है स्कूल। कौन कौन सा, एक फॉर्मल जिसमें करिकुलम, टेक्स्ट बुक, रूल्स और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, एक इनफॉर्मल जहां पर वो दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, वहां से वो चीजें सीखता है, ठीक है। दस आफ्टर द फैमिली द स्कूल इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि फैमिली के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन की, वो क्या है, स्कूल है। तो जो स्कूल होता है ये क्या करता है कि भाई जो फॉर्मल मेथड्स और जो इनफॉर्मल मेथड्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। फॉर्मल मेथड्स में मैंने अभी आप लोगों को बताया, टीचिंग, डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स आ जाएंगे, और इनफॉर्मल मेथड्स में भाई पीयर इन्फ्लुएंस आ जाएगा, फ्रेंडशिप हो गया, डेली इंटरेक्शन हो गया, ये सारी चीजें इनफॉर्मल मेथड्स में आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें मिलकर मतलब बच्चा फॉर्मल चीजों के थ्रू और इनफॉर्मल मेथड्स के थ्रू दोनों तरह से उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कहां से होता है, स्कूल के थ्रू होता है। ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज, यानी कि जो कुछ मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया वो हिंदी वाली स्लाइड है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना मैं रुकती हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्कूल्स, यानी कि विद्यालय के कार्य क्या है। तो सबसे पहले उन फंक्शंस की बात करेंगे जो करिकुलम के थ्रू परफॉर्म होते हैं, जैसे कल्चरल अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो नॉलेज सोसाइटी का जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उसकी नॉलेज बच्चे में ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, करिकुलम के थ्रू। हमारा आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री, वैल्यूज, सिंबॉलिक ट्रेडिशन क्या है, ठीक है, तो वो नॉलेज बच्चा कहां से, करिकुलम के थ्रू अचीव करता है, ठीक है। इसके बाद है सोशल एंड वोकेशनल एबिलिटीज, यानी कि सोशल और वोकेशनल एबिलिटीज भी बच्चों में स्कूल के थ्रू ही डेवलप होती है ताकि वो सोशली यूजफुल और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव मेंबर बन सके सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यानी कि भी बच्चा पढ़ना, लिखना, वर्बल एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स किसके थ्रू बच्चे में डेवलप होती है, स्कूल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रोल्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो है सोशली एक्सेप्टेड जेंडर रोल्स, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो कहां से बच्चा सीखता है, स्कूल के थ्रू, ठीक है। कि भाई जेंडर रोल्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वो स्कूल से सीखते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो चाहे बॉयज और गर्ल्स हो, दोनों के इक्वल रोल्स होते हैं, चाहे स्टडीज की बात करो, स्पोर्ट्स की बात करो,
लीडरशिप की बात करूं, उनके अपने इक्वल रोल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सोशली एक्सेप्टेड जेंडर रोल्स के जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बच्चा स्कूल के थ्रू ही सीखता है। ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद बात करेंगे अदर मेजर फंक्शंस। ये तो करिकुलम के थ्रू जो फंक्शंस थे उनकी बात की गई थी, अब और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सोशलाइजेशन इनटू सोसाइटल रूल्स, स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फंक्शन मीनिंगफुली विद इन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल पोजिशंस। भाई समाज में बच्चे को किस तरह से रहना है, तो वो सारी चीजें बच्चा स्कूल से ही सीखता है, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। सोसाइटी में उसका क्या रोल रहेगा, किस तरह से उसको बिहेव करना है, वो बच्चे का सोशलाइजेशन स्कूल में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी कि बच्चे एजुकेशन शेप्स एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी, जो भी सोसाइटी की नीड्स है उनके अकॉर्डिंग बच्चे में वैल्यूज और एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। ब्रॉडनिंग मेंटल होराइजंस, यानी कि बच्चे डाइवर्स होकर चीजों को सीखें, ठीक है। तो उनके थिंकिंग प्रोसेस को ब्रॉडर करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, सोसाइटी एंड ग्लोबल रियलिटीज, यानी कि बड़े लेवल पर, ठीक है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीजों को सोचे, चाहे वो अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, ग्लोबल रियलिटीज के बारे में, ठीक है, ब्रॉडर लेवल पर थिंकिंग करें। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, यानी कि एजुकेशन ही लर्नर्स को फुली डेवलप करने में, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल हो, इमोशनल हो, सोशल ग्रोथ हो, उसके लिए अपॉर्चुनिटी स्कूल ही प्रोवाइड करता है। लर्निंग इनफॉर्मल सोशल रोल्स एंड लाइफ स्किल्स, यानी कि क्लब्स, एक्टिविटीज, पीयर ग्रुप्स के थ्रू बच्चा कॉपरेशन, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीजें इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि इनफॉर्मल सोशल रोल्स, भाई अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो भी बच्चा इनफॉर्मल सोशल रोल्स और लाइफ स्किल्स को भी बच्चा स्कूल के थ्रू ही सीखता है। ये इसके बाद हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरा मेजर इंस्टीट्यूशन आपका दिया गया है, कौन सा है, सोसाइटी। सोसाइटी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की, यानी कि सोसाइटी का मतलब क्या है। तो सोसाइटी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है कंपेनियन, एसोसिएशन और फेलोशिप, यानी कि साथी, संग, फेलोशिप, सहभागिता, यानी कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, इकट्ठा मिलकर रहते हैं। सोसाइटी क्या रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि भाई लोग फिजिकली एक जगह इकट्ठा रह रहे हैं, ठीक है। फिजिकल कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को हम सोसाइटी नहीं कहेंगे। सोसाइटी क्या है, कॉम्प्लेक्स वेब है, एक आप नेटवर्क है किसका, सोशल रिलेशनशिप्स का, नॉर्म्स का, इंटरेक्शंस का, जो कि लोगों के बीच में, मतलब इंडिविजुअल जब रहते हैं तो उनके बीच में अराइज होता है कि भाई वो किस तरह से रह रहे हैं, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप हैं, जो भी नॉर्म्स हैं सोसाइटी के उनको फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको सोसाइटी कहा गया है। यानी कि सोशल रिलेशनशिप्स का वेब है, एक कॉम्प्लेक्स वेब, एक जाल टाइप का है, जबकि आप इमेज से भी समझ सकते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं, ठीक है। It is the network of relationship through which individuals become interrelated and interdependent। मतलब एक जाल है, क्या है, संबंधों का जाल है जो व्यक्तियों को परस्पर आपस में जोड़ता है, जहां पर इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। भाई एक अकेला आदमी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकता, एक दूसरे की जरूरत भी होती है, साथ भी रहते हैं, ठीक है। कभी किसी को किसी की हेल्प चाहिए होती है, किसी को किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, और एक इंटर रिलेटेड भी है, इंटरेक्शन भी उनका होता है, और इंटरडिपेंडेंट भी है। जैसे अगर हम क्लासरूम की बात करें, ठीक है, एक छोटे फॉर्म में अगर हम इसको समझना चाहें, तो जहां पर स्टूडेंट सिर्फ फिजिकली वहां पर बच्चों का एक समूह मौजूद नहीं होता, बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, स्कूल के रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करते हैं, अपने साथी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो क्लासरूम जो है मतलब उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, जहां पर ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ फिजिकली क्लास में बैठे हुए हैं और कुछ मतलब नहीं है, वहां पर सब कुछ होता है, इंटरेक्शन भी होता है एक दूसरे पर, वो इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप में काम भी वो करते हैं, तो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी नॉर्म्स रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी का मतलब भी यही है, ये क्या है, वेब है सोशल रिलेशनशिप, नॉर्म्स और इंटरेक्शन का, जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में अराइज होता है कि भाई लोग किस तरह से इंटरेक्ट करें, कैसे रह रहे हैं, जो भी सोसाइटी के नियम कानून पालन है उनका पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सोसाइटी कहा गया है। एक एसोसिएशन हम कह सकते हैं, फेलोशिप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं मैकक्लेवर और पेज की, वो क्या कहते हैं, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूजेस, प्रोसीजर्स, ऑथोरिटी, म्यूचुअल एड, ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स एंड कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड लिबर्टीज, ठीक है। यानी कि समाज क्या है, प्रथाओं, प्रक्रियाओं, अधिकार, परस्पर सहायता, विभिन्न समूहों और विभाजनों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक प्रणाली है। सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रूल्स, नॉर्म्स, ऑथोरिटी, म्यूचुअल एड, ग्रुपिंग, डिवीजन सब कुछ होता है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है, ठीक है। सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है।
इसके बाद कूले की अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म्स और प्रोसेसेस लिविंग एंड ग्रोइंग बाय इंटरेक्शन वेयर एवरी पार्ट अफेक्ट्स एवरी अदर पार्ट। यानी कि कूले क्या कहते हैं, समाज क्या है, रूपों या प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो पारस्परिक संवाद से जीवित और विकसित होती है, जिसमें एक भाग में होने वाली घटना पूरे समाज को प्रभावित करती है। कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी क्या है, इंटरेक्टिव और डायनेमिक है, जहां पर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। पार्सन्स क्या कहते हैं, सोसाइटी इज द टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स अराइजिंग फ्रॉम एक्शन इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड रिलेशनशिप। यानी कि समाज क्या है, वह संपूर्ण जटिल मानव संबंधों का तंत्र है जो साधन उद्देश्यों के आधार पर की गई क्रियाओं से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है वो ह्यूमन एक्शंस और रिलेशनशिप से मिलकर बनी है, यानी कि उसमें ह्यूमन के एक्शंस और रिलेशनशिप की बात की गई है, ठीक है। अब इन डेफिनेशंस के आधार पर सोसाइटी को हम दो पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, यानी कि समाज के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि भाई जो सोसाइटी है वो किससे कंपोज है, फोकवेज, मोर्स, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, ठीक है। मतलब जो भी रीति रिवाज, मानदंड, इन सब से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण तंत्र है, उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। फोकवेज का मतलब जो एवरीडे कस्टम्स होते हैं, किस तरह से आप ग्रीट करें। मोर्स का मतलब क्या होता है, जो स्टैंडर्ड मोरल वैल्यूज होती हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। मोर्स, फोकवेज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, कस्टम, जिस मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है, किस तरह से बनी हुई है। फंक्शनल मतलब कार्य की बात हो रही है कि सोसाइटी क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि समाज पारस्परिक संबंधों और अंत्य क्रियाओं का तंत्र है, ठीक है। एक्शंस और रिलेशनशिप्स की बात हो रही है कि ह्यूमन बींग्स किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर प्रत्येक संस्था और व्यक्ति अन्य से कार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक दूसरे लोग मिलकर किस तरह से कार्य करें, ह्यूमन रिलेशनशिप और उनकी इंटरेक्शन की बात की गई है, फंक्शन की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहली है लाइकनेस, ठीक है। तो मैक्लेवर क्या कहते हैं कि लाइकनेस का मतलब एक जैसा, समानता की बात हो रही है। समानता क्या है, फाउंडेशन है सोसाइटी का। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी, यानी कि जो पारंपरिक सोसाइटीज थी, उनमें क्या होता था, जो लाइकनेस थी वो किस पर डिपेंड करती थी, किनशिप और ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि रक्त संबंधों पर आधारित होती थी, और जो मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप बनता था उनकी बात की गई। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज में अगर हम लाइकनेस की बात करें तो वो किस पर बेस्ड है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई कि भाई पूरा जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली की तरह है, ठीक है। तो इसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट बताया गया है। दूसरा क्या है, डिफरेंस। जैसे लाइकनेस इंपॉर्टेंट है तो लाइकनेस की तरह डिफरेंस भी इक्वली एसेंशियल है। क्यों, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है वो बहुत जरूरी है। डाइवर्सिटी किस पर बेस्ड हो सकती है, सेक्स, ठीक है, इंटरेस्ट, नेचर, टैलेंट एटसेट्रा, जो कि सोसाइटी को इनरिच करती है और प्रमोट करती है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स के लिए, कि भाई अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी की बात की गई है कि डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे, सिर्फ लाइकनेस ही होगी तो सोसाइटी आगे रन नहीं कर पाएगी। तो डिफरेंसेस क्या करते हैं, प्रमोट कर, इनरिच करते हैं सोसाइटी को, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स को प्रमोट करते हैं कि भाई अलग अलग लोग हैं, जैसे कोई फार्मर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, अलग अलग फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंसेस हो गया। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई नेशन हो, सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि लोग भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंटली कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोई नेशन हो, सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज में इवन देन हम बात करते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे यूएन हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, सार्क्स, ये भी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी और नेशन भी। नेक्स्ट क्या है, कॉपरेशन। यानी कि कॉपरेशन का मतलब सहयोग, ठीक है। सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में हार्मोनी और सोशल फंक्शनिंग के लिए। भाई समाज का कार्य प्रॉपर तरीके से चलता रहे, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो हार्मोनी और सोशल फंक्शनिंग के लिए कॉपरेशन बहुत जरूरी है। एसेंशियल है कि फैमिली लाइफ हो, मैरिज हो, वर्क प्लेस हो, कम्युनिटी लाइफ हो, ये सारे कोऑपरेटिव बिहेवियर पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड एज इट इज हिंदी की भी है कि भाई सहयोग क्या है, समाज के सुचारू संचालन हेतु सहयोग अनिवार्य है। परिवार, विवाह, समुदाय और कार्यस्थल सभी सहयोग से ही चलते हैं, कॉपरेशन से ही चलते हैं, ठीक है। ये हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सोसाइटी की। भाई सोसाइटी के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। भाई हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा ही हमारी जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, वो किसके थ्रू पूरी होती है, सोसाइटी में रहकर ही हम अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं।
दूसरा है सोशलाइजेशन, यानी कि जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज, लैंग्वेज, कल्चर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये हम सोसाइटी में, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन सोसाइटी के थ्रू ही होता है। सबसे पहले फैमिली के संपर्क में आता है, इसके बाद बाहर स्कूल में जाता है तो वो लोगों के बीच में आता है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन, जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज, लैंग्वेज, कल्चर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये हम सोसाइटी से ही सीखते हैं। इंटरडिपेंडेंस की बात की गई कि भी इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो इमोशनल, इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल, यानी कि सोसाइटी जो है स्टैब्लिश करती है नॉर्म्स, लॉज को सैंक्शन करती है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, ताकि जो डाइवेट बिहेवियर है उसको रेगुलेट किया जा सके। नहीं तो सोसाइटी में कोई किसी प्रकार का व्यवहार करेगा, कोई नॉर्म्स, लॉज होंगे ही नहीं, तो कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ताकि डाइवेट बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। गोल अटेनमेंट, सोसाइटी सेट्स कलेक्टिव गोल्स एंड मोबिलाइज पीपल टू वर्क टूवर्ड्स देम, यानी कि सोसाइटी कलेक्टिव गोल्स को सेट करती है, लोगों को मोबिलाइज करती है, गतिशील करती है, ताकि उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो काम कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के गोल्स को अचीव करने, कलेक्टिव गोल्स को सेट करती है और लोगों को मोबिलाइज करती है ताकि वो इकट्ठा मिलकर काम कर सके। इसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स का रिप्लेसमेंट भी सोसाइटी करती है। किसके थ्रू? प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन के थ्रू इंश्योर करती है कि सोसाइटी में कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी की बात की गई है। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि वर्क डिवाइड किया जाता है किसके आधार पर? एज, सेक्स, एबिलिटी और स्पेशलाइजेशन। भाई कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज है, किसी में कोई एबिलिटी है, ठीक है। सेक्स के आधार पर मेल के लिए ये वर्क है, फीमेल के लिए ये है, एज के आधार पर भी होता है, तो वर्क डिवाइड किया जाता है। मॉडर्न सोसाइटीज में तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है आज की डेट में। नेक्स्ट है रोल एलोकेशन, यानी कि सोसाइटी डिसाइड करती है कि भाई कौन किस प्रकार का रोल परफॉर्म करेगा। प्रॉपर रोल एलोकेशन मेंटेन्स ऑर्डर, यानी कि प्रॉपर रोल अगर सभी का रहेगा तो सोसाइटी में लॉज और ऑर्डर मेंटेन रहेगा। इसके बाद है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है पीपल, स्किल्स, टूल्स और रिसोर्सेज को, ताकि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। यानी कि सोसाइटी ही टेक्निक्स डेवलप करती है और ऑर्गेनाइज करती है प्रोडक्शन को। किसके थ्रू? अब ये किसके थ्रू होगा? लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, भी एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जब कोई भी वर्कर पहले काम करने जाता है तो उसको सिखाया जाता है, वो वहां सीखता है, वहां के लोगों के साथ मिलजुल कर पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप में काम करता है, कोऑपरेट करता है एक दूसरे के साथ, तब वो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो पाती। इसी प्रकार से कोई फार्मर है, ठीक है, फार्मर भी क्या करते हैं, पहले उनको किस तरह से बुआई होगी, किस तरह से हार्वेस्टिंग होगी, सारी चीजें उनको प्रॉपर तरीके से सिखाई जाती है, पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो सोसाइटी ही डेवलप करती है इस तरह की टेक्निक्स को। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी रिसोर्सेज, गुड्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, साधन है, संसाधन है, सामान है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या नॉन प्रोड्यूसर हो, उनके बीच में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नॉन प्रोड्यूसर का मतलब जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उनमें प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज और गुड्स का, जो भी सामान और जो भी संसाधन है, उनका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके कारण सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शंस थे, ये हिंदी वाली स्लाइड है, यानी कि वितरण किस तरह से होना चाहिए, साधन और वस्तुएं, उत्पादकों तथा गैर उत्पादकों जो कि प्रोड्यूस नहीं करते हैं, भी बच्चे हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग है, वो तो प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। तो उनमें प्रॉपर तरीके से वितरण किया जाना चाहिए साधन और वस्तुओं का। अगर अनुचित वितरण होगा तो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। तो ये समाज के कार्य हैं कि भी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, सहभागिता, परस्पर निर्भरता, सामाजिक नियंत्रण, लक्ष्य प्राप्ति, सदस्यों का प्रतिस्थापन, श्रम विभाजन, भूमिका आवंटन, उत्पादन की व्यवस्था और वितरण की व्यवस्था। ये किसके काम है? सोसाइटी के हैं, ठीक है। अब ओवरऑल हमने पढ़ा सोसाइटी के बारे में, ठीक है, सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन। तो सोसाइटी को आप किस तरीके से देखेंगे? तो जो सोसाइटी है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ लिविंग है, कि भाई जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, जो किससे? एक डायनेमिक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, जो कि म्यूचुअल अवेयरनेस पर बेस्ड है, ठीक है। यानी कि समाज क्या है? अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसे छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये जीवन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो पारस्परिक जागरूकता पर आधारित सामाजिक संबंधों का गतिशील तंत्र है, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक प्रोसेस ऑफ लिविंग है, और ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट और जो भी आपके टाइप्स दिए गए थे,
कौन कौन से थे, फैमिली, स्कूल और सोसाइटी, तीनों को ही उनके फंक्शंस भी दिए गए थे, तीनों को ही हमने डिटेल में समझा। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सोशलाइजेशन और एजुकेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे।